हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीएस इलियट के प्ले मर्डर इन कैथेड्रल। तो कैथेड्रल का मतलब होता है लार्ज और एक इम्पोर्टेंट चर्च, यूजुअली जो सेंट्रल चर्च होता है रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब हम इस प्ले की स्टोरी को समझते हैं। और दोस्तों, मैंने टीएस इलियट के लाइफ और करियर की ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ब्रिटिश लिटरेचर की और भी पोएम्स और वीडियोस को समझना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी पोएम ड्रामा को अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो आप प्लेलिस्ट में ब्रिटिश लिटरेचर की वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्ले पहली बार परफॉर्म हुआ था 1935 में और मर्डर इन कैथेड्रल 1170 की सेटिंग में दिखाया गया है। ये कैथेड्रल कैंटरबरी में है। की शुरुआत में सीन दिखाया गया है आर्क बिशप हॉल का। ठीक है 29 दिसंबर 1170। तो आर्क बिशप सीनियर बिशप होते हैं, हायर अथॉरिटी है चर्च लीडरशिप और गवर्नेंस की। पहले सीन में दिखाया गया है कि कोरस की वुमेन आती हैं, सारी महिलाएं आती हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हैं। कोरस में उस चर्च में सारी वुमेन हैं और कोरस मतलब सिंगर्स हैं जो रिलीजियस गीत गाते हैं वहां पे। वो बोलती हैं, देखो एक बड़ी मुश्किल घड़ी आ रही है। ठंडी का मौसम तो विंटर तो शांति लेकर आता है, तो यहाँ पर तो एग्रेसिव वॉर्स दिखाई जा रही हैं। बोलती है कि दुनिया को साफ होना ही पड़ेगा, लेकिन कब? सर्दी के मौसम में। बोलती हैं द वर्ल्ड मस्ट बी क्लीन इन द विंटर। अब 4 नाइट्स की एंट्री होती है, तेजी से चलकर वो आ रहे होते हैं। एक्साइटमेंट उनके चेहरों पर है। ये लोग फ्रांस से आए हैं सीधा किंग हेनरी का संदेश लेकर। तो उस चर्च के आर्क बिशप थॉमस बेकेट को मारने आए हैं। से एक प्रीस्ट ने उन लोगों को पहचान लिया है और वो घबराते हुए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, अरे भाइयों पहले थोड़ा डिनर कर लो, आराम कर लो, उसके बाद हम आपको आर्च बिशप से मिलवा देंगे। पहला नाइट बोलता है नहीं नहीं, हमें अभी मिलना है। दूसरा बोलता है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी जाके आर्च बिशप को बुलाओ। अटेंडेंट्स और प्रीस्ट आर्च बिशप को बुलाते हैं। थॉमस बेकेट तुरंत आता है, लाइट्स को देख के एक पल के लिए रुक जाता है। बहुत ही धीरे से उन प्रीस्ट से बोलता है, ये वक्त आ ही गया, मैं पहले से ही जानता था, पर अभी मैं दूसरी जरूरी बातों में व्यस्त हूँ। उन्हें बोलो कि उनका काम कहाँ मिलेगा। थॉमस नाइट की तरफ मुड़ता है। प्रीस्ट और अटेंडेंट्स वहां से चले जाते हैं। नाइट्स और थॉमस आमने सामने हैं। नाइट्स तुरंत ही आगे बढ़ते हैं अपनी शिकायत रखने के लिए। इसे एक नाइट बोलता है, थॉमस तू हेनरी का सर्वेंट था, उसका टूल था, उसका चमचा था, और तू उसको ही धोखा दे रहा है। दूसरा नाइट बोलता है, याद रख तू एक आम इंसान है, तू एक मिडिल क्लास का बेटा है, तू एक साधारण व्यापारी था जिस पर किंग ने इतने एहसान किए हैं, लेकिन तू उनका विश्वास तोड़ रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है। उन्हें अपनी कसम तोड़ी है और अपने राज्य से धोखा किया है, अपने राजा से धोखा किया है। ब्रोक हिज ओथ एंड बिट्रे हिज किंग। थॉमस बोलता है नहीं, ये सब झूठ है। आज भी राजा का वफादार हूँ। राजा से भी बड़ा एक मास्टर है, एक बड़ा मालिक है, वो है गॉड और पॉप। पॉप मतलब सुप्रीम लीडर कैथोलिक चर्च का। तीसरा जो नाइट है वो मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ तू तो प्यार में पागल हो गया है, लेकिन ये प्यार तेरा गॉड के लिए है या खुद के लिए। फोर्थ नाइट हंसता है और बोलता है, चलो भाई इसके लिए प्रार्थना करते हैं। थॉमस बोलता है, क्या यहाँ पर मुझे गालियां देने आए हो और अपमान करने आए हो क्या मेरा यहाँ पर? तुम्हारा असली काम क्या है? नाइट्स थोड़ा रुकते हैं और फिर अपना संदेश सुनाने के लिए तैयार होते हैं। थॉमस बोलता है, अगर ये राजा का हुक्म है तो ये सबके सामने बोल दिया जाए ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। नाइट्स गुस्से में आगे बढ़ते हैं जैसे वो लोग हमला करने वाले हों, लेकिन तभी प्रीस्ट और अटेंडेंट्स वहां पे दाखिल हो जाते हैं और एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। जो फर्स्ट नाइट होता है वो सरकास्टिकली बोलता है, थॉमस तू कितना नाशुक्रा है, राजा ने तुझे सब कुछ दिया और तू उसी के खिलाफ चला गया।
मेरा असली मकसद तो इंग्लैंड को पॉप और फ्रांस के राजा लुइस के साथ मिलकर राजा के खिलाफ भड़काना है। दूसरा नाइट बोलता है, राजा ने तुझे माफ करने का भी सोचा था, लेकिन तभी भी तूने उसका विरोध किया। तू उसके बेटे के राज्य अभिषेक में भी रुकावट बना और इंग्लैंड के राजा की सलाहकारों में अफरा तफरी मची। तीसरा नाइट बोलता है, तू राजा के सामने जाके अपने इल्जामों का जवाब देगा कि नहीं। थॉमस बहुत शांति से बोलता है कि मुझे किंग हेनरी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे उसके बेटे के राज्य अभिषेक से कोई दिक्कत है, लेकिन जो पॉप ने किया वो मैंने नहीं किया। चौथा नाइट बोलता है, झूठ, ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है। तू चाहता तो उनको माफ करा सकता था। थॉमस बोलता है, मैं मानता हूँ कि मैंने उनको प्रेरित किया था, पर जिसे पॉप ने बांध दिया है उसे मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ। पहला नाइट चिल्लाते हुए बोलता है, तो बस तू और तेरे चेले तुरंत इंग्लैंड छोड़ो। थॉमस बोलता है, 7 साल मैं अपनी प्रजा से दूर रहा था, अपने लोगों से दूर रहा था। मैंने उनका दुख देखा है, अब मैं फिर से उनसे दूर नहीं जाऊंगा। कॉरस आगे आते हैं, उनके चेहरे पर एक घबराहट दिखाई दे रही है। वो बोलते हैं कि हमें मौत के फरिश्तों की बू आ रही है। ये जो होने वाला है वो बहुत ही भयंकर होगा। हर कोई इसके दुख का भागीदार बनेगा, राजकुमार के दरबार से लेकर हम जैसे आम औरतों तक। पर हमें पता है, आर्च बिशप ने खुद अपनी कुर्बानी को स्वीकार किया है। वो तैयार है। प्रीस्ट झट से थॉमस के पास आता है घबराते हुए और बोलता है, थॉमस तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, ये नाइट्स वापस आएंगे और ये तुम्हें मार देंगे। थॉमस बोलता है, मैं तैयार हूँ, अगर ये मेरी तकदीर है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। प्रीस्ट अब नाइट्स की आहट सुनता है, उनके कदमों की गूंज दरवाजों के पार से भी सुनाई दे रही है। सेकंड प्रीस्ट बोलता है डेस्परेटली, अगर तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी तो कम से कम अपनी पूजा तो करो, अपनी वेस्पर तो पूरी करो। पर एक इवनिंग प्रेयर है, चर्च में की जाती है। थॉमस बोलता है, नहीं, मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रीस्ट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जोर लगा के थॉमस को स्टेज से बाहर ले जाते हैं। वो चाहते तो नहीं लेकिन उसे रोक भी नहीं पाते। नाइट्स वापस आते हैं, फिर मर्डर होता है थॉमस पैकेट का। ये जो कॉरस है ये अब तो बड़ी आवाज में बोलते हैं, कोई कोई इस हवा को साफ करे, क्लियर द एयर। सब कुछ गलत हो गया है, शांति वापस नहीं आएगी। पहले हम आधा जीते थे आधा मरते थे, अब हमें पूरी तरह से जीना होगा। लिविंग एंड पार्टली लिविंग। ये जीवन सिर्फ दुख, जिम्मेदारी और पाप का होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्टी एंड सफरिंग। कॉरस धीरे हो जाता है डर के बाद। पहला नाइट जिसका नाम रेगिनाल्ड फ्रिट्स है वो आगे आता है और सीधा ऑडियंस को एड्रेस करता है। बोलता है, सुनो, हमें बोलने का एक मौका दो। तुम सब लोग एक फेयर प्ले में विश्वास रखते हो ना? तुम हमेशा एक बेचारे कमजोर इंसान के साथ होते हो, तो हमें भी एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। मुस्कुराता है और फिर हाथ उठाता है। वो बोलता है कि मैं तो एक ज्यादा बोलने वाला आदमी हूं नहीं, इसलिए हमारा मामला रखने के लिए मैं दूसरे नाइट को बुलाता हूँ जिसका नाम है विलियम दे थ्रिस। कदम पीछे होता है और दूसरा नाइट आगे आता है। बोलता है, देखो, हमें इस मर्डर से कोई पर्सनल फायदा नहीं है, ने ये सिर्फ सिर्फ अपने देश के भले के लिए किया है। हम तो सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। तो हमने पहले आके फर्स्ट एक्ट में बदतमीजी की है, उसके लिए हमें माफी चाहिए। तो ये है कि हम सब थोड़े नशे में थे उस वक्त, लेकिन वो नशा इसलिए था क्योंकि हमें मालूम था कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं और हम खुद इस काम से दूर रहना चाहते हैं। हाथ उठाता है और थोड़ी निराशा भरी हंसी देता है। सुनो, ये मर्डर करने से हमें सिर्फ नुकसान ही हुआ है। हमें भागना पड़ेगा, हमेशा के लिए बदनाम हो जाना पड़ेगा, चाहे इंग्लैंड इसे बाद में जरूरी माने या ना माने। वो पीछे जाता है और फर्स्ट नाइट दोबारा से आगे आता है।
वो कहता है कि मेरे साथी का ये कहना है कि हम ये सब पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं करते हैं। और एक और पॉइंट भी है, इस मर्डर का एक और जस्टिफिकेशन भी है। इसलिए मैं बुला रहा हूँ थर्ड नाइट को, जिसका नाम है ह्यूज दे मॉर्वल। थर्ड नाइट थोड़ी भारी आवाज में बोलता है, थॉमस बैकेट एक दोषी था। उसने अपने राजा और अपने देश के खिलाफ काम किया है, इसलिए उसको ये सजा तो मिलनी ही थी। तुम सब ये क्यों मानते हो कि वो बेचारा था? वो सच में एक अंडरडॉग था, या फिर ऐसा दिखाया गया है? बोलता है कि मैं तुम्हारे रीजन को फील करूंगा, बाकी तुम्हारे इमोशंस को। बोलता है कि ये सब सच में गलत था या फिर ये सब एक पॉलिटिक्स थी। रुकता है और फोर्थ नाइट आगे आता है। बोलता है देखो, एक और एंगल ये है कि तुमने मर्डर नहीं किया, थॉमस ने अपनी मौत खुद चुनी है। ऑडियंस आपस में मरमर करती है, आपस में बोलती है। वो हाथ उठाता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बोलता है कि उसका जीवन देखो, जब पहले वो चांसलर था, उसने एकता और न्याय की बात की थी, यूनिटी और जस्टिस की बात की थी। लेकिन जैसे ही वो आर्क बिशप बन गया, उसकी सोच ही बदल गई। धीरे धीरे वो एक पागलपन में चला गया। उसे अपने देश की परवाह नहीं थी, बस अपने शहीद होने की एक चाहत थी। वो थोड़ा रुकता है और आगे बढ़ता है, जैसे कोई एक राज बता रहा हो। वो बोलता है कि हम सबको पता है, उसने बोला था फ्रांस में कि उसकी मौत इंग्लैंड में होगी। वो बोलता है ये सब एक दुर्घटना थी या ये सब एक पहले से ही डिसाइडेड प्लान था। सब नाइट्स चुप हो जाते हैं। फर्स्ट प्रीस्ट जो है, वो दुख के साथ बोलता है, वो भगवान, ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर तेरा डर नहीं रहा। ये दुनिया एक वर्ल्ड विदाउट गॉड बन चुकी है। थर्ड प्रीस्ट बोलता है, नहीं, चर्च और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ये घटना एक हानि नहीं है, नए ड्युअलिटी की शुरुआत है। नाइट्स तो हमेशा अपने काम को जस्टिफाई करोगे, लेकिन भगवान एक नया राजा बनाएगा, एक नया स्टेट बनाएगा, अ न्यू स्टेट, जो इस शहीद के खून से और ज्यादा बलवान होगा। अब कोरस आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वो अपनी आखिरी प्रार्थना कर रहे हो। पीछे लैटिन गाना डेम बैकग्राउंड में बज रहा है। वो बोलते हैं कि हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, ये धरती अब पवित्र हो गई है। कैंटरबरी एक पवित्र भूमि बन गई है, यहाँ से और भी ज्यादा पवित्रता फैलेगी। अब जो है आवाज थोड़ी धीरे हो जाती है और वो बोलते हैं, हे भगवान, हमें माफ कर दे, हम तो सिर्फ मामूली इंसान हैं। हम दुनिया के अन्याय से तो कम डरते हैं और तेरे अन्याय से हम ज्यादा डरते हैं। बस एक ऐसी जिंदगी चाहती है जो आसान हो, तकलीफों में ना हो। लेकिन हमें अब ये भी समझ में आ गया है कि हमें डर और प्यार सिर्फ दुनिया से नहीं, बल्कि तुझसे भी होना जरूरी है। वो लोग हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं। द ब्लड ऑफ मैट्रिस एंड द एगोनी ऑफ द सेंट्स, शहीदों के लहू, संतों की वेदना हमारी कमजोरी से ऊपर उठने में मदद करेगी। वो बोलते हैं, गॉड, क्राइस्ट और थॉमस, हम पर दया बनाए रखना। और यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। तो अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमने समरी में मिस कर दिए हैं। पहला, मर्डर इन कैथेड्रल में प्ले की शुरुआत से पहले थॉमस फ्रांस से वापस आया होता है, वो भी 7 साल बाद। थॉमस वापस आ गया है, इसकी न्यूज़ दी होती है हर्लेट ने। दोस्तों, इस प्ले में इलॉयट ने मेन फ्लॉ दिखाया है प्राइड को। थॉमस बैकेट ने फॉरेस्ट से दो फिलॉसफीज की बात की होती है, वो होती है एक्टिंग और सफरिंग। टी.एस. इलॉयट ने ये प्ले लिखा था बिकॉज ही वॉज कमीशन फॉर अ फेस्टिवल। ये प्ले एक मेडिवल इमेज को भी सजेस्ट करता है पेशेंस के लिए, वो है व्हील। इस प्ले में कोरस क्लेम करती है जो पर्पस और एक्शन, वो होती है टू विटनेस द इवेंट्स एंड टेक नो एक्शन। उन्होंने बस देखा, उन्होंने कुछ किया तो था नहीं। इस प्ले में जो नाइट होते हैं वो थॉमस पर एक्यूज करते हैं ट्रेसन का, मतलब अपने खुद के देश से गद्दारी।
और दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेना। प्ले के फर्स्ट पार्ट में जो कोरस होते हैं वो अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं एज लिविंग एंड पार्टली लिविंग। सेकंड प्रीस्ट होता है, उसको काफी चिंता होती है कि बैकेट वापस आ रहा है फ्रांस से। इस प्ले में जो कैथेड्रल है उसका नाम कैंटरबरी है। ये कुछ बातें थी और इस प्ले की समरी थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।